बोला अच्छे दिन आ गए। किसका अच्छा दिन आया है? अंबानी और अडानी में कंपटीशन चल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है। सरकार आंकड़ा दे रही है कि हम लगातार गरीब होते जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये हकीकत है कि जब आपको पार्लियामेंट चलाना ही नहीं है तो 20,000 करोड़ में सेंट्रल विस्टा आप क्यों बना रहे हैं? जब पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होगी तो देश की जनता का 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को जाकर के पूछिए कि वो अपना परिवार कैसे चला रहे हैं। रसोई गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जियां महंगी और काम नहीं। जिसका काम था कोविड में, लॉकडाउन में, उसका भी काम छूट गया है। ये देश की जनता का मुद्दा है और इस मुद्दा को भटकाने के लिए वो जात और धर्म के सवाल ये है कि आप क्यों चाहते हैं कि एम्स ना रहे? आप क्यों चाहते हैं कि रेलवे ना रहे? आप क्यों चाहते हैं कि बीएसएनएल ना रहे? भाई बीएसएनएल था ना, जियो भी धन धना धन हो, लेकिन जियो धन धना धन हो और बीएसएनएल नहीं हो, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि मनमाने तरीके से लोगों से पैसा वसूल किया जाएगा। एक तरफ वो है जो देश का हित चाहते हैं, दूसरी तरफ वो है जो दोस्त का हित चाहते हैं। दोस्त का हित चाहने वालों को, देश का हित चाहने वालों को हराना पड़ेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बेचना चाहते हैं। तो ये जो बेचने वाले लोग हैं जिन्होंने अपना ईमान ऑलरेडी बेच दिया है, उनको चुनाव में हराना पड़ेगा। कन्हैया, पहले तो आपसे सीधा सीधा यही सवाल है कि देश का जितना भी वर्ग है, लगभग मजदूर वर्ग हो, किसान वर्ग हो, सभी सड़कों पे है इस वक्त। लेकिन सरकार जिस तरीके से निजीकरण की ओर अपना ध्यान बढ़ा रही है, जब 1969 में जब सरकारों ने राष्ट्रीयकरण किया था बैंकों का, तो कुछ सोच के किया था कि जनता का विकास होगा, जन जन तक पहुंचेंगे। लेकिन जनधन योजना के तहत जब खाते खुलवाए मोदी जी ने, किस विचारधारा के तहत, जब उन्हें निजीकरण ही करना था? देखिए, मेरा अपना व्यक्तिगत समझ ये है कि सरकार जो है देश को 180 डिग्री घुमा रही है। ये बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जब नेहरू जी देश के पहले प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने टाटा से एयरलाइंस लिया और उसको राष्ट्रीय एयरलाइंस बनाया। मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, टाटा को वापस एयर इंडिया बेच दिया है। अब इसका वो तर्क क्या देते हैं कि एयर इंडिया घाटे में चल रहा था। वही तर्क जो है रेलवे को बेचने के लिए दिया जा रहा है, वही तर्क बीएसएनएल को बेचने के लिए दिया जा रहा है। अब एक बात समझने की है, जब जियो आया था तो फ्री में था और आज हर 2 महीने 3 महीने में जियो का टैरिफ बढ़ जाता है, ठीक है। और हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। जैसे बीएसएनएल के पास 4G है ही नहीं, उसको लाइसेंस ही नहीं दिया गया है। बीएसएनएल पहले सबको लाइसेंस देती थी, अब बीएसएनएल के पास भी 4G का लाइसेंस नहीं है। मतलब कि राष्ट्रीय संपत्तियां जो हैं, जो सरकारी संस्थान हैं, उसको बेच दिया जाए। जो ही उसको बेच देंगे तो जो निजी संस्थान है उसकी मोनोपोली स्थापित हो जाएगी। फिर जनता मजबूर है, आप हम तमाम लोग वही चीज़ इस्तेमाल करने के लिए मजबूर हैं। जब राष्ट्रीय बैंक नहीं बचेंगे तो स्वाभाविक रूप से निजी बैंकों की मनमानी होगी। निजीकरण को हम लोगों को इस रूप में समझना चाहिए कि निजीकरण अगर जरूरत है, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में सरकारी स्कूल भी होते हैं, प्राइवेट स्कूल भी होते हैं, सरकारी बैंक भी होते हैं, प्राइवेट बैंक भी होते हैं, लेकिन ये सरकारी बैंक को पूरी तरह से बेचा क्यों जा रहा है? ताकि लोग प्राइवेट बैंक में जाने के लिए मजबूर हैं। जबकि इस देश की एक बहुत बड़ी आबादी है जो सरकारी चीज़ों पर निर्भर करती है, जैसे सरकारी रेलवे, सरकारी बीएसएनएल, सरकारी अस्पताल, एम्स। उनके सामने ये विकल्प ही ना रहे, उनको मजबूरी में प्राइवेट बैंक में ही जाना पड़े। अब आप प्राइवेट अस्पतालों की हालत जाकर के देख लीजिए, लाश नहीं दी जाती है घर वालों को। अगर वो गरीब हैं, अगर वो पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं तो डेड बॉडी नहीं दी जाती है। जब तक वो अपना सारा संपत्ति बेच करके पेमेंट ना कर दें, डेड बॉडी उनको अपने परिजनों का नहीं दिया जाता है। तो ये जो मनमानी है, उस मनमानी के खिलाफ सरकार को खड़ा होना चाहिए, ऐसी हमारी उम्मीद है। क्योंकि आज अपने किसानों की देखिए, सबसे पहले तो कोई भी चीज़ का निजीकरण होगा तो बेरोजगारी बढ़ेगी, उसमें जो है रोजगार को कम किया जाएगा। आप जानते हैं कि प्राइवेट सेक्टर में सबसे ज़्यादा श्रम कानूनों का उल्लंघन होता है। 8 घंटे का कानून है, 16 घंटा आपको टाई लगा करके काम कराएगा और बैठने के लिए कुर्सी ऐसे देगा कि आपको नींद ना आए, और ऑफिस में जो है फ्री का कॉफ़ी रहेगा बिना दूध का, ताकि जो है आप गरम गरम कॉफ़ी पीते रहें और 8 घंटे के बदले 16 घंटे काम करते रहें। तो वर्क फोर्स जो है उसको हमेशा कम किया जाता है, एक बात। दूसरी बात, किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं होती है।
अगर आपके पास सरकारी काम होता है तो इस बात की गारंटी होती है कि हमारा पूरा जीवन जो है अब इससे व्यवस्थित हो चुका है। वहाँ तो हायर एंड फायर वाला रूल चलता है, बिना जो है नोटिस का भी आपको निकाला जा सकता है, और सरकार भी उसी स्टाइल में काम कर रही है। किसान का कानून लाया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया, कानून वापस किया जा रहा है, कोई नोटिस नहीं दिया जा रहा है। 12 सांसदों को निलंबित कर दिया गया, कोई नोटिस नहीं दिया गया है। सवाल ये है कि जब आपको पार्लियामेंट चलाना ही नहीं है तो 20,000 करोड़ में सेंट्रल विस्टा आप क्यों बना रहे हैं? जब पार्लियामेंट में बहस ही नहीं होगी तो देश की जनता का 20,000 करोड़ रुपया खर्च करने की क्या जरूरत है? ये देश के युवाओं को समझना पड़ेगा कि सरकारी संस्थान हमारे भविष्य को सुरक्षित रखते हैं। सरकारी संस्थान भी रहे, निजी संस्थान भी रहे, लेकिन सरकारी संस्थान को पूरी तरह से बेच करके निजी संस्थानों को खड़ा किया जाए, इसकी क्या जरूरत है? लेकिन कन्हैया कहा कि सरकार जिससे डरती है उसी से डराना चाहिए, किसान आंदोलन का लेकर, तो आप कहना क्या चाहते हैं? हम कहना ये चाहते हैं कि हम बैंक कर्मी हों या मजदूर हों या किसान हों या रेलवे में काम करते हों, हमारे पास भी वोट है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ चुनाव से डरती है। इस देश की जनता को इकट्ठा होना पड़ेगा, उनको ये समझना पड़ेगा कि यह लड़ाई बिल्कुल आर पार की तरह। एक तरफ वो हैं जो देश का हित चाहते हैं, दूसरी तरफ वो हैं जो दोस्त का हित चाहते हैं। दोस्त का हित चाहने वालों को, देश का हित चाहने वालों को हराना पड़ेगा। एक तरफ वो लोग हैं जो बचाना चाहते हैं, दूसरी तरफ वो लोग हैं जो बेचना चाहते हैं। तो ये जो बेचने वाले लोग हैं, जिन्होंने अपना ईमान ऑलरेडी बेच दिया है, उनको चुनाव में हराना पड़ेगा। हमको एक ऐसी लोकतांत्रिक लाठी अपने हाथ में रखनी पड़ेगी जिससे बेकाबू सरकार पर लगाम लगाया जा सके। हम 5 साल में सरकार क्यों चुनते हैं? ताकि जनता के ऊपर उनका दबाव रहे, जनता सरकार के ऊपर दबाव बना सके। इनकी हिम्मत है कि जनता अगर कोई चीज मांग रही है तो वो मानने से मना कर दें। किसान आंदोलन ने ये दिखा दिया है, ये समझा दिया है, ये सिखा दिया है कि अगर आप दबाव लगातार बना करके रखेंगे और बार बार कोशिश करने के बावजूद अगर आप गांधी का रास्ता नहीं छोड़ेंगे, अहिंसा के रास्ते पे चलते रहेंगे। लोग कहते थे ना कि कैसे अहिंसा से आज़ादी मिल गई। इस देश ने बार बार देखा है, आप कोई आंदोलन का इतिहास उठा करके देख लीजिए, वो अहिंसा से जीता गया है। इस देश के सभी सेक्टर के लोग, चाहे मजदूरों का अधिकार उनसे छीना गया हो, किसानों का अधिकार उनसे छीना गया हो, बैंक कर्मचारियों का, अलग अलग सेक्टर में काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको अहिंसात्मक तरीके से गांधी के रास्ते पे चल करके अपने अधिकार को सुरक्षित करना होगा। और ये सिर्फ उनका व्यक्तिगत हित नहीं है, ये आने वाली पीढ़ी को बचाने का सवाल है, ये देश को बचाने का सवाल है। कन्हैया नहीं, देखिए, निजीकरण इस देश में था और निजीकरण इस देश में रहेगा। सवाल वो नहीं है, सवाल ये है कि आप क्यों चाहते हैं कि एम्स ना रहे, आप क्यों चाहते हैं कि रेलवे ना रहे, आप क्यों चाहते हैं कि BSNL ना रहे। भाई BSNL था ना, जियो भी धन धना धन हो, लेकिन जियो धन धना धन हो और BSNL नहीं हो, इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि मनमाने तरीके से लोगों से पैसा वसूल किया जाएगा। अगर BSNL 350 रुपया में आपको 3 महीने में यूज करने का अधिकार देता तो जियो दबाव में आपको 275 रुपए में देता। आज BSNL है ही नहीं तो आप 750 रुपया भर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है। कन्हैया, जब प्लेटफॉर्म टिकट के 10 रेट बढ़ा के 10 रुपए से 50 रुपए किए गए थे तो इसको निजीकरण का असर बताते हुए बड़ा प्रचार हुआ था, पर प्लेटफॉर्म टिकट की रेट जब घट गए हैं तब इस पर कोई सवाल नहीं हो रहा। नहीं, घट कहाँ जाते हैं, इस भ्रम में क्यों है? हम एक बात, कहाँ कम होता है? देखिए, 10 बार जो है 5-5 रुपया बढ़ा करके पेट्रोल का दाम, आप एक बार 5 रुपया घटा करके फिर बाजा बजाना शुरू कर देते हैं, घटा दिया घटा दिया घटा दिया। अरे आप बता नहीं रहे हैं कि भाई 5-5 रुपया जब आप 5 बार बढ़ाए तो 25 रुपया बढ़ाए। 25 रुपया बढ़ाने के बाद जो आपने 5 रुपया कम किया, हम तब भी 20 रुपया ज्यादा दे रहे हैं ना। आप मुझे बताइए कि रसोई गैस की कीमत 365 रुपए थी, आज लगभग 1000 रुपया है, तो कहाँ से इन्होंने कम कर दिया है? ये एक प्रचार का तरीका है और मैं कहता हूँ कि ये सरकार पूरा का पूरा प्रचार पे चल रहा है। अब की बार प्रचार की सरकार, हकीकत में आप जाकर के देखिए, आप किसी भी मिडिल क्लास फैमिली को जाकर के पूछिए कि वो अपना परिवार कैसे चला रहे हैं। रसोई गैस महंगा, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, सब्जियां महंगी और काम नहीं। जिसका काम था कोविड में, लॉकडाउन में, उसका भी काम छूट गया है। ये देश की जनता का मुद्दा है और इस मुद्दा को भटकाने के लिए वो जात और धर्म के झगड़े में लोगों को अभी भी बीजेपी के नेता कहते हैं कि महंगाई, बेरोजगारी, ये मुद्दा अभी भी, इससे ऊपर भी अभी राष्ट्रीयता है, राष्ट्रवाद का मुद्दा है, मंदिर का मुद्दा है, धर्म का मुद्दा है। अभी भी वो ये बात कह रहे हैं। देखिए, वो तो यही कहेंगे ना, वो तो ये नहीं कहेंगे कि भाई बेरोजगारी बढ़ गई है। लोग अभी भी वोट करेंगे।
देखिए, लोग क्या करेंगे उनके ऊपर है, ये हमारे हाथ में नहीं है। आप वोट की बात हमेशा करते हैं। हाँ, वोट की बात हमेशा कहते हैं, इसीलिए हम वोट की बात कर रहे हैं कि क्या वो अपने सवालों पे वोट करेंगे या वो बीजेपी के मुद्दा पे वोट करेंगे। और मैं समझता हूँ कि देश की जनता अपने मुद्दे पे वोट करेगी, बैंक कर्मचारी अपने मुद्दे पे वोट करेगा, किसान अपने मुद्दे पे वोट करेगा, मजदूर अपने मुद्दे पे वोट करेंगे, नौजवान अपने मुद्दे पे वोट करेंगे। कि भाई सालों तैयारी करते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाता है, और परीक्षा में आज जितनी धांधली हो रही है, कोई ITI करके बैठा हुआ है, कोई इंजीनियरिंग करके बैठा हुआ है, कोई UPSC की तैयारी कर रहा है, नौकरी ही नहीं मिल रही है, और नौकरी मिल रही है तो जीवन में बाकी कुछ नहीं हो रहा है। तो ये जो स्थिति है उसमें लोगों को अपने निजी जीवन में झांकना पड़ेगा, सरकार के नारे को नहीं देखना होगा, उनके निजी जीवन में क्या हुआ है। बोला अच्छे दिन आ गए, किसका अच्छा दिन आया है? अंबानी और अडानी में कंपटीशन चल रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा आदमी कौन है। सरकार आंकड़ा दे रही है कि हम लगातार गरीब होते जा रहे हैं, हंगर इंडेक्स में हम लगातार पिछड़ते जा रहे हैं। तो ये हकीकत है, हमको अपने जीवन में झांकना पड़ेगा, और हमारा जो मुद्दा है, इस देश के आम जनता का जो मुद्दा है, रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, उस पर मतदान करना पड़ेगा। और सरकार को ये सिखाना पड़ेगा कि हमने आपको उम्मीद से वोट दिया था, आपने हमारे उम्मीद पे वोट को पूरा नहीं किया, इसलिए हम आपको कान पकड़ पकड़ के गद्दी से हटा रहे हैं। और ये सबक होगा दूसरी सरकारों के लिए कि आप जो वादा करते हैं उस वादों को पूरा करें।